तो आज का हमारा विषय है किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब केसीसी योजना। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो 2025 के बजट में नए अपडेट्स आए ना, उनसे जुड़े। हमारे पास कुछ ज़रूरी जानकारी है इस पर, जिसका हम कह सकते हैं विश्लेषण करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, इस योजना को ठीक से समझना, ये क्यों इतनी ज़रूरी है और कैसे ये किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, वो जो साहूकारों का भारी ब्याज वाला कर्ज होता है ना, उसके जाल से निकालने में मदद करती है। और जो ये नए बदलाव हैं 2025 वाले, इनका असली मतलब क्या है, चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी ये सिर्फ एक और सरकारी लोन स्कीम नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा विजन है, एक बड़ा मकसद है, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और साथ ही देश का जो कृषि क्षेत्र है उसकी नींव को और पक्का करना। तो हम देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और क्यों, इसके बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी जो अक्सर सुनने में आती है, आखिर है क्या? आपने बताया 1998 में शुरू हुई थी, तो इसका आइडिया क्या था तब? जी, 1998 में। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। किसानों को उनकी खेतीबाड़ी, पशुपालन या मान लीजिए मछली पालन, इन ज़रूरतों के लिए आसानी से लोन मिल जाए। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, कम ब्याज दर पर। हाँ, ये ब्याज दर वाला पॉइंट तो बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू था, वो है किसानों को निजी साहूकारों के चंगुल से बचाना। हाँ, ये साहूकारों वाला मुद्दा तो मैंने सुना है, काफी गंभीर है गांव में। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, जहां साहूकार कई बार 30%, 40% या उससे भी ज्यादा सालाना ब्याज लगा देते हैं, बाप रे। वहीं केसीसी के तहत लोन पर ब्याज दरें सरकारी सब्सिडी की वजह से बहुत कम होती हैं, अक्सर सिंगल डिजिट में, मतलब 4% से 7% के आसपास। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इससे किसान पर जो बोझ पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है। अक्सर होता क्या है, या तो जानकारी नहीं होती या बैंकों तक जाने में झिझक होती है, तो किसान इन साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं। जबकि सरकारी बैंकों का लक्ष्य वो सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। इस स्कीम में उनका उद्देश्य है किसानों की हालत सुधारना। और ये जरूरी भी है ना? भारत कृषि प्रधान देश है। हाँ, वो तो है। किसानों की तरक्की मतलब देश की तरक्की। बिल्कुल। उनकी प्रगति सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। ये तो हुई योजना की बुनियाद। अब आते हैं उस ताज़ा जानकारी पर जो 2025 के बजट से जुड़ी है। इसमें कुछ वाकई दिलचस्प बदलाव लग रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि इस बजट में केसीसी को लेकर क्या नया और खास है? हाँ, 2025 के बजट में केसीसी को लेकर कुछ बहुत ही अहम घोषणाएं हुई हैं। ये घोषणाएं इसे किसानों के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाती हैं। सबसे बड़ी राहत जो दी गई है वो है कोलैटरल, यानी जो सुरक्षा या गारंटी देनी पड़ती है लोन के लिए, उसमें ढील। अच्छा, कोलैटरल मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। इसमें क्या बदला है? बिल्कुल। पहले ऐसा था कि 1.6 लाख रुपए तक के केसीसी लोन के लिए किसी कोलैटरल या गारंटर की जरूरत नहीं होती थी। अब इस सीमा को लगभग दोगुना कर दिया गया है। दोगुना? हाँ, बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ओह। यानी अब किसान 3 लाख रुपए तक का लोन बिना अपनी कोई जमीन या संपत्ति गिरवी रखे या बिना किसी की गारंटी दिए ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी। ये तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जबरदस्त राहत होगी। उनके पास वैसे भी गिरवी रखने को ज्यादा कुछ होता नहीं है। निश्चित रूप से ये उन लाखों छोटे किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा जिनके पास कम जमीन है या जो शायद बटाई पर खेती करते हैं। उन्हें पैसा जुटाने के लिए अपनी किसी संपत्ति को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, योजना के तहत जो कुल लोन मिल सकता है उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। अच्छा, कुल सीमा भी? वो कितनी हो गई अब? अब किसान 5 लाख रुपए का केसीसी लोन ले सकते हैं। 5 लाख? तो इसका मतलब है कि अब किसान कुछ मतलब बड़े स्तर पर भी सोच सकते हैं खेती या उससे जुड़े कामों के लिए? हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे समझिए, 3 लाख रुपए तक का जो कोलैटरल मुक्त लोन है वो छोटे किसानों की तत्काल जरूरतें पूरी करने में मदद करेगा बिना किसी जोखिम के। वहीं जो 5 लाख रुपए की बढ़ी हुई सीमा है वो उन किसानों के लिए नए रास्ते खोलेंगे जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई आधुनिक मशीनरी खरीदनी है या ड्रिप इरिगेशन जैसा कोई सिस्टम लगाना है, पॉली हाउस बनाना है
या फिर बड़े पैमाने पर पशुपालन या मछली पालन शुरू करना है, ये सब अब ज्यादा मुमकिन हो पाएगा। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? मतलब पात्रता क्या है? क्या शर्तें बहुत मुश्किल हैं? नहीं, कोशिश यही की गई है कि पात्रता की शर्तें सीधी और सरल हों ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। मुख्य शर्तें ये हैं, एक तो आवेदक की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है। जाहिर है वो भारत का नागरिक हो, और सबसे जरूरी वो व्यक्ति सीधे तौर पर खेती किसानी या उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो। जुड़ी हुई गतिविधियां मतलब जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब। इसमें व्यक्तिगत किसान भी आ जाते हैं, और अगर कोई समूह में खेती कर रहा है, संयुक्त खेती समूह, वो भी, बटाईदार, पट्टेदार किसान, ये सब शामिल है। तो दायरा काफी बड़ा रखा गया है। और आवेदन करने का तरीका, क्या वो भी आसान है? क्या बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं बैंकों के? देखिए, सैद्धांतिक रूप से प्रक्रिया आसान रखने की ही कोशिश है। किसान अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB या फिर सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की शाखा में जा सकते हैं। जो गांव के आसपास होते हैं ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। इनकी शाखाएं आमतौर पर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में मिल जाती हैं। और आजकल तो कई बैंकों ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी है। अच्छा, ऑनलाइन भी? ये तो बढ़िया है। हाँ, पते का प्रमाण वो भी आधार या बिजली बिल वगैरह से चल जाता है। फिर जमीन के कागजात लगते हैं, जैसे खसरा खतौनी की नकल, ये दिखाने के लिए कि हाँ, आवेदक किसान है और उसके पास खेती की जमीन है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ, एक आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। आय प्रमाण पत्र? वो क्यों? क्या ये पक्का करने के लिए कि मदद सही लोगों तक पहुंचे? बिल्कुल। आय प्रमाण पत्र का मकसद यही देखना होता है कि योजना का कहीं दुरुपयोग न हो और ये सहायता वाकई उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों पर केंद्रित रहे। समझ गया। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार व्यावहारिक स्तर पर दस्तावेज जुटाने में किसानों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खासकर अगर जमीन के कागज अपडेटेड ना हो। लेकिन कोशिश यही है कि प्रक्रिया सरल हो। ठीक है, ये तो हुई पात्रता और 3 लाख रुपए तक के लोन की बात। लेकिन जैसा आपने बताया कि अब लिमिट 5 लाख रुपए तक हो गई है, तो अगर किसी किसान भाई को 3 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए, मान लीजिए 4 लाख रुपए या पूरे 5 लाख रुपए का लोन, तो क्या उसके लिए कुछ अलग शर्तें हैं? क्योंकि 3 लाख रुपए तक तो आपने कहा कोलैटरल नहीं चाहिए। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। 3 लाख रुपए से ऊपर का जो लोन होता है और 5 लाख तक का, उसे बैंक सिक्योर्ड लोन मानता है। सिक्योर्ड लोन? हाँ, मतलब सुरक्षित ऋण। इसका सीधा मतलब है कि इस राशि के लिए बैंक सुरक्षा के तौर पर कुछ गारंटी या कोलैटरल जरूर मांगेगा। और ये कोलैटरल किस रूप में देना होता है? क्या गारंटी चाहिए होती है? इसके लिए जो मुख्य शर्त है वो ये है कि आवेदक किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि योग्य या बागवानी योग्य भूमि होनी चाहिए। 1 एकड़? हाँ, और ये ध्यान रखना है कि जमीन बंजर या गैर कृषि योग्य ना हो, उस पर वाकई खेती या बागवानी होती हो या हो सकती हो। सुरक्षा के रूप में आवेदक को अपनी इसी जमीन के जो मालिकाना हक वाले दस्तावेज होते हैं, जैसे रजिस्ट्री या इंतकाल की कॉपी। अच्छा, जमीन के कागज ही? हाँ, वो बैंक के पास जमा कराने होते हैं। बैंक इन दस्तावेजों को अपने पास रखता है जब तक कि लोन पूरा चुक नहीं जाता। तो मतलब 3 लाख रुपए तक का लोन एक तरह से असुरक्षित है, अनसिक्योर्ड है, जहां बैंक थोड़ा जोखिम लेता है किसान की साख पर। जी। और 3 लाख से ऊपर का लोन सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, क्योंकि उसमें जमीन की गारंटी बैंक के पास होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सुरक्षित और असुरक्षित ऋण के बीच का अंतर अहम है। ये बैंक के जोखिम को दिखाता है। 3 लाख तक में बैंक किसान की साख और फसल की उम्मीद पर ज्यादा भरोसा करता है, जबकि 3 लाख से ऊपर के लोन में जमीन की सुरक्षा मिलने से बैंक का जोखिम काफी कम हो जाता है। यहाँ एक और छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि जमीन की माप, जैसे 1 एकड़ कितना होता है या दस्तावेज से जुड़े नियम, वो अलग-अलग राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं। अच्छा। तो बेहतर यही है कि किसान अप्लाई करने से पहले अपने स्थानीय बैंक से ये बारीकियां पता कर लें। ये तो लोन की रकम और शर्तों की पूरी बात हो गई। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ लोन मिलना ही तो सब कुछ नहीं है। क्या इस केसीसी योजना के तहत किसानों को कुछ और भी फायदे मिलते हैं लोन के अलावा? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। लोन राशि और कम ब्याज दर तो है ही, लेकिन इनके अलावा भी इस योजना में कई ऐसे प्रावधान हैं
जो उसे किसानों के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि बताइए जरा। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ है फसल बीमा। फसल बीमा। हाँ, कई केसीसी योजनाओं में ऐसा होता है कि जो लोन लिया गया है उससे जो फसल उगाई जा रही है उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत अपने आप बीमा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, कीड़े लग गए या फसल में आग लग गई, हाँ, ये सब तो होता रहता है। जी, और उससे फसल नष्ट हो जाती है तो किसान को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलता है। ये किसानों को ऐसे अचानक होने वाले नुकसान से एक तरह की वित्तीय सुरक्षा देता है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मौसम की मार का डर तो हमेशा ही रहता है किसान को। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा बड़ा फायदा है वित्तीय स्वतंत्रता, जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी। हाँ, साहूकारों से मुक्ति वाली बात। बिल्कुल, ये योजना किसानों को उन निजी साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल से आज़ादी दिलाती है, जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना ब्याज वसूलते हैं। बैंक की ब्याज दरें न सिर्फ बहुत कम होती हैं, बल्कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी होती है, कोई छिपावा चार्ज नहीं होता। इससे किसान उस कर्ज के जाल में फंसने से बचते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का सही मोल उन्हें मिलता है। ये भी बहुत जरूरी है। और कोई तीसरा खास फायदा? तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, ऋण राहत की संभावना। ऋण राहत मतलब लोन माफी? माफी हमेशा नहीं, लेकिन राहत जरूर। मान लीजिए किसी वास्तविक वजह से, जैसे लगातार 2 साल फसल बिल्कुल खराब हो गई या परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ गई और किसान लोन चुकाने की हालत में ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ऐसी हालत में निजी साहूकार तो शायद घर जमीन बिकवा दें, हाँ, वो तो छोड़ते नहीं। लेकिन केसीसी के मामले में एक रास्ता है। किसान सिविल कोर्ट में लगने वाली लोक अदालतों का सहारा ले सकते हैं। लोक अदालत? जी, लोक अदालतें आपसी सहमति से मामलों को सुलझाती हैं। वो किसान की स्थिति को देखती हैं और बैंक के साथ एक समझौता करवा सकती हैं। इस समझौते में हो सकता है कि बकाया लोन पर जो ब्याज लगा है उसे कम कर दिया जाए या कुछ खास मामलों में माफ भी किया जा सकता है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी मानवीय राहत है जो आपको निजी कर्ज देने वालों से कभी नहीं मिल सकती। वाह, फसल बीमा, साहूकारों से छुटकारा और मुश्किल वक्त में लोन में राहत की गुंजाइश, ये तो वाकई लोन के अलावा भी बहुत बड़े फायदे हैं। बिल्कुल, और अगर हम इन सभी फायदों को एक साथ देखें तो ये सब मिलकर उस बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं जिसे हम किसान उत्थान कह सकते हैं। फसल बीमा भविष्य की चिंता कम करता है, कम ब्याज दर वर्तमान का बोझ हल्का करती है और ऋण राहत का विकल्प मुश्किल समय में सहारा देता है। इन सब का मिलाजुला असर ये होता है कि किसान आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर महसूस करता है, सशक्त बनता है, आत्मनिर्भर बनता है। ये सिर्फ कर्ज देना नहीं है, ये असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर फैसले लेने लायक बनाने की कोशिश है। योजना सुनने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। प्रक्रिया आसान, ब्याज कम, बीमा भी है, राहत के रास्ते भी हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कई बार थोड़ी अलग होती है ना। अक्सर शिकायतें आती हैं कि भाई बैंक वाले ठीक से बात नहीं करते या सहयोग नहीं करते, या कभी-कभी लोन पास करने के लिए रिश्वत वगैरह की भी बात सुनने में आ जाती है। ऐसी हालत में किसान क्या करे? क्या कोई शिकायत करने का सिस्टम है? हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक और अहम सवाल है आपका। भ्रष्टाचार या खराब सेवा की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। इसे कहते हैं बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। बैंकिंग लोकपाल, ये कैसे काम करता है? कोई किसान इस तक कैसे पहुंच सकता है? देखिए, नियम ये कहता है कि हर बैंक की शाखा में एक ऐसी जगह पर जहां वो आसानी से दिखे, हिंदी और अंग्रेजी में एक नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए। हाँ, लगे तो होते हैं नोटिस बोर्ड। जी, उस बोर्ड पर उस इलाके के बैंकिंग लोकपाल का नाम, उनका पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब साफ साफ लिखा होना अनिवार्य है। तो किसान सीधे लोकपाल को फोन या ईमेल कर सकता है? हाँ, प्रक्रिया ये है कि अगर किसी किसान को बैंक से कोई शिकायत है, जैसे लोन एप्लीकेशन बिना किसी ठोस वजह के रिजेक्ट कर दी, या कोई कर्मचारी बदतमीजी कर रहा है या रिश्वत मांग रहा है, तो वो पहले बैंक के ही बड़े अधिकारियों को शिकायत करें। अगर वहां से 30 दिनों के अंदर कोई संतोषजनक जवाब या समाधान नहीं मिलता, तो वो सीधे बैंकिंग लोकपाल को फोन कर सकता है या फिर अपनी पूरी शिकायत विस्तार से लिखकर ईमेल या चिट्ठी से भेज सकता है। अच्छा। लोकपाल का ऑफिस फिर उस शिकायत की जांच करता है
और बैंक को जरूरी निर्देश देता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन शिकायतों पर गंभीरता से और जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसानों के पास अपने हक के लिए लड़ने का एक औपचारिक रास्ता है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर वाकई असरदार है? मेरा मतलब है, क्या किसानों को इसकी जानकारी होती है और क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं आसानी से? देखिए, सिस्टम का होना एक बात है और उसका असरदार होना दूसरी। ये सिस्टम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसानों को एक आवाज देता है और बैंकों पर भी एक दबाव बनाता है कि वो पारदर्शिता रखें और नियमों का पालन करें। लेकिन आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, जागरूकता और पहुंच का। कई बार किसानों को इस व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं होता या उन्हें लगता है कि प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, कौन इसमें पड़े। हाँ, ये हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक सिस्टम बना देना काफी नहीं है, ये पक्का करना भी जरूरी है कि किसान इसके बारे में जाने, इस पर भरोसा करें और जरूरत पड़ने पर आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर सकें। इसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है, मैं मानती हूँ। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये सिर्फ एक लोन नहीं है, बल्कि ये किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, साहूकारों के महंगे कर्ज के जो वो मकड़जाल होता है उससे बचाने का एक बहुत अहम जरिया है। और 2025 के जो बजट अपडेट्स हैं उन्होंने इसे और भी सुलभ और आकर्षक बना दिया है। खास तौर पर वो 3 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के लोन वाली बात और कुल लिमिट का 5 लाख तक बढ़ जाना, ये बड़े बदलाव हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही फसल बीमा जैसा सेफ्टी नेट और मुश्किल वक्त में लोक अदालत के जरिए ब्याज में राहत की उम्मीद, ये सब मिलकर इसे और ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। और हाँ, अगर कहीं कोई गड़बड़ी या परेशानी हो तो बैंकिंग लोकपाल का रास्ता भी खुला है। तो निचोड़ यही है कि ये योजना सही मायने में किसानों के वित्तीय सशक्तिकरण का, उन्हें फाइनेंशियली मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये योजना किसानों को आर्थिक स्थिरता देने और कृषि में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। हमने देखा कि योजना को सरल बनाने की कोशिश हुई है, फायदे साफ हैं, शिकायत का सिस्टम भी है। फिर भी जैसा हमने कई बार बात की, जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सारी अच्छी सुविधाओं और नियमों के होते हुए भी ये पक्का करना कि इसकी जानकारी हर छोटे बड़े दूर दराज के गांव में बैठे हर जरूरतमंद किसान तक सही तरीके से पहुंचे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये तो है। कैसे इस जानकारी के गैप को भरा जाए? क्या टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल मैसेजेस या कोई ऐप इसमें मदद कर सकती है, या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं या किसान समूह हैं उनकी भूमिका ज्यादा अहम हो सकती है? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान सिर्फ इसलिए इस योजना के फायदे से वंचित न रह जाए क्योंकि उसे, जैसा आपने कहा, पता ही नहीं था? इस सवाल पर गंभीरता से सोचने और शायद कुछ नया करने की जरूरत है।